जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम ये फंडामेंटल ड्यूटी स्टार्ट किए थे, बट दिक्कत ये हो गई थी कि लाइट कट गई थी, और लाइट कट गई थी तो इस कंडीशन में जो है कि प्रॉब्लम आ गई कि वो क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाया, फिर यानी कि क्लास आपको नहीं मिल पाया फिर से। तो फिर से स्टार्ट करते हैं इसको, मौलिक कर्तव्य को यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी को फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सबसे पहला जो बेसिक प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है या जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, उस मौलिक कर्तव्य को किस समिति के अनुशंसा पर या किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के जो है सिफारिश पर लागू किया था। कब लागू किया गया था, कब जोड़ा गया था संविधान में? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। हालांकि 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जिसके थ्रू इसमें 11वां जो है कि मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ये भी चीज आपको ध्यान देना है। ये कहां से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है ना, रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसमें अनुच्छेद आपका 51 है के तहत रखा गया है। कहीं किसके तहत रखा गया है? 51 के तहत रखा गया है। इसमें टोटल कितने हैं? कितने टोटल? 11 हैं, है ना। 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य, उससे पहले 10 ही था। यानी कि शुरू में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 10 जोड़े गए थे। यहाँ पे जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मूल रूप से सबसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि मूल रूप से सबसे पहले संविधान में जो आपके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था तो उस समय कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 10 थे। वर्तमान में कितने हैं? तो 11 है। 11वां कब जोड़ा गया है? 2002 में। किस संविधान संशोधन द्वारा? 86 द्वारा। ये सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी जो है कि दे रखी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 11 है जो इस प्रकार है। कौन कौन सी है अब इसको फटाफट देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य है, अगर आप नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पे कोई फोर्स नहीं है, सरकार आपसे डंडा मार के नहीं बोल सकती नहीं आपको ये करना ही करना है, ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। आप यहाँ पे दिया गया है कि नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वो ये काम करें, लेकिन आप नहीं कर सकते हैं तो सरकार आपको आपसे डंडा मार के कोई चीज नहीं कराएगी। हाँ, लेकिन इसमें 4 ऐसे प्रोविजन हैं, 4 ऐसे सैंक्शन हैं कि अगर उसको आप नहीं करते हैं, उसको वॉयलेट करते हैं और आपके अगेंस्ट अगर केस फाइल हो जाता है तो उसमें आपको सजा हो सकती है। इसमें आपका पहला जो है कि है नागरिकों का जो कर्तव्य, इसमें पहला कर्तव्य है जो पनिशेबल है। अगर इसका वॉयलेशन करते हैं तो आपके खिलाफ केस होने पे आपको सजा हो सकती है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का क्या करे? आदर करे। ठीक है, अब यहां पे बात देखिए आदर्शों के, तो भारत के जो आदर्श हैं उसको पालन कीजिए, अच्छी चीज है। संस्थानों का क्या करें? रिस्पेक्ट करें। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, न्यायालय है, न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, आप उसे मान ही नहीं रहे हो, नहीं मान रहे हैं, आप न्यायिक अवमानना कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके खिलाफ अगर इसके अनुसार अगर आपको केस फाइल हो गया या जुडिशरी चाहे तो आपको सजा दे सकती है। राष्ट्रध्वज का अपमान करेंगे तब भी आपको सजा का प्रावधान है, आपको सजा मिल सकता है। राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत का अपमान करते हैं तब भी आपका जो है कि सजा का प्रावधान है। कोई राष्ट्रीय चिन्ह है, उसका अपमान करते हैं, उसे तोड़ फोड़ करते हैं, उसकी अवमानना करते हैं, तो आपको उस पर सजा दिया जा सकता है। ये पनिशेबल ऑफेंस है। ये अगर आपके खिलाफ केस फाइल नहीं हुआ तो ठीक है, किसी ने नहीं देखा कोई बात नहीं है, कोई समस्या है नहीं, लेकिन अगर केस फाइल हो गया तो आपको इसकी सजा का प्रावधान है, इसको जो है कि आपको सजा मिलेगा, है ना। चलिए दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अब जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो जब स्वतंत्रता सेनानी थे तो जो आपका
राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था उसमें बहुत उनके उच्च आदर्श थे, जैसे उसमें एक समानता था, भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना, इस तरह के जो है कि एकजुटता दिखाने की बात की गई थी। तो इस तरह के जो आदर्श हैं उसे क्या कीजिए, आप भी पालन कीजिए, अपने मन मस्तिष्क में रखिए, उसको पालन कीजिए। यहाँ पे बात की गई है दूसरे में। तीसरा में क्या बात की गई है, तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। उसे क्या करेंगे, अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे कि भारत की एकता खंडित हो, शांति खंडित हो, किसी तरह की कोई समस्या हो। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा, देश की रक्षा करें, सॉरी चौथा, तीसरा तो हो गया ना तीसरा, हाँ तीसरा हो गया, ये तीसरा है। चौथा, देश की रक्षा करें। देश की रक्षा करें मतलब ये है कि देश की रक्षा करने के लिए तो सेना है, देश की रक्षा करने के लिए सेना है, लेकिन अगर युद्ध की कंडीशन बनती है और सरकार आपको बुलाती है कि चलो बॉर्डर पे लड़ने, तो चलो बॉर्डर पे लड़ने, अगर इस तरह का कोई सिचुएशन आ जाता है तो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, आपको सरकार को सहयोग देना पड़ेगा, जितना भी हो सकता है उतना सहयोग देना पड़ेगा। बहुत सारे संस्था, व्यक्तिगत लेवल पे तो आप कर ही सकते हैं, जैसे बहुत सारे संस्थान हैं, तो संस्थान है तो जैसे लड़ाई छिड़ती है ना, तो लड़ाई छिड़ने में तो जो सेना लड़ रही है बॉर्डर पे, लोग भी जोशो खरोश में हैं और जा रहे हैं बॉर्डर पे लड़ने के लिए, तैयार हो रहे हैं, लेकिन अब उनको जो है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, यानी खाने पीने का सामान चाहिए, गोला बारूद चाहिए, ये बंदूकें चाहिए, ये भी तो कोई उन्हें देने वाला चाहिए ना। अब बॉर्डर पे सारी चीज़ें थोड़ी बनती हैं, वो तो शहर में बनती हैं, किसी एक स्पेसिफिक जगह पे बनती हैं, तो वहाँ से बॉर्डर तक ले जाना, उनको सप्लाई देना, खाने पीने की चीज़ें देना, गोला बारूद देना, ये सारा काम भी जो है कि आता है। अभी जो है कि देखिए, अभी भारत पाकिस्तान के युद्ध की कंडीशन आ गई थी, तो इसमें बहुत सारे लोगों को जो है कि तैयार किया जा रहा था। चंडीगढ़ में एक दृश्य आया था कि उसमें जो है कि क्या की सरकार ने जो है कि जो भी आपके आर्मी है वहाँ पे वो नोटिफिकेशन जारी कर दी थी भर्ती होने के लिए, और लोग जोशो खरोश में जो है कि भर्ती होने के लिए सेना में जा रहे थे। तो इस तरह का प्रावधान जो है कि हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 5वां नंबर, तो भारत के सभी लोगों से में समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, यानी कि एक दूसरे के प्रति वैमनस्य का भाव नहीं होना चाहिए, है ना। भातृत्व यानी बंधुत्व का भावना, यानी भाईचारे की भावना को बढ़ाना चाहिए, यह हमारा क्या है, कर्तव्य है। हमारी सामाजिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसको परिरक्षित करें। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारा जो कल्चर है उस चीज़ को जाने, पहचाने, समझे और उसे क्या करें, प्रमोट करें, आगे प्रमोट करें, उन्हें जो है कि लोगों को बताएं। यहाँ पे बात की गई है। अब यहाँ पे 7वां नंबर, ये भी पनिशेबल है, ये भी क्या है, पनिशेबल है। प्रकृति व पर्यावरण की रक्षा तथा उसका संवर्धन करें। अगर आप पर्यावरण के जो है कि, जैसे सामान्य तौर पे ऐसे समझिए कि हरा पेड़ काटना एक तरह का अपराध है। अगर आपने चुपके से हरा पेड़ काट लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी ने देख लिया, फोटो खींच लिया और ले जाके कोतवाली में दे दिया कि ये देखो साहब, ये जो है कि क्या कर रहा है, हरा पेड़ काट रहा है, पुलिस आपको पकड़ ले जाएगी, आपको सजा भी मिल सकती है। अगर पैसा वैसा दे के छूट लिए तो कोई बात नहीं, तो सजा भी हो जाएगा। तो इस तरह का जो है कि चीज़ें देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण 8वां देखेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वो ज्ञानार्जन की भावना का विकास, जो साइंटिफिक अप्रोच है उसको बढ़ावा देना। अब देखिए यहाँ पे समस्या है, थोड़ी सी समस्या क्या है, साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ावा देना है, यानी लॉजिकल आपको बनना है। अब लॉजिकल बनना है और अपने संस्कृति को गलत समझना है, ये दोनों में फर्क है। आप समझिए कि आपको लॉजिक तरीके से सोचना है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कल्चर में हमारी जो है कि प्राचीन लोग जो हमें दे के गए हैं, वो अगर हमको समझ में नहीं आ रहा तो उस पर रिसर्च करें, उसकी सच्चाई, सत्यता की परख करें। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको रिजेक्ट कर दें कि नहीं ये तो गलत है, नहीं, गलत नहीं है। उसे लॉजिक में जाइए, उसे लैब में ले जाइए, उसे रिसर्च कीजिए, उसकी प्रामाणिकता देखिए। अगर वो प्रामाणिक नहीं होता है कि ये सत्य है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, गलत हो गया,
लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो चीज समझ में नहीं आती उसे गलत साबित कर देते हैं। प्राचीन जो है कि प्राचीन चीजें जो भी हैं हमारे कल्चर के भाग, अगर वो चीजें हमें समझ में नहीं आती है तो हमें क्या करते हैं, गलत डिक्लेयर कर देते हैं कि ये चीजें क्या हैं, गलत हैं, ये मान लिया जाता है सामान्य तौर पे। जबकि लॉजिक की बात की गई है, तार्किकता की बात की गई है, मतलब ये हुआ कि आप उसे लैब में ले जाइए, आप उस पर रिसर्च कीजिए, ये सही प्रोविजन है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट आपका 10वां नंबर है, ये आपका 10वां नंबर है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का सतत प्रयास करें। यानी कि जो व्यक्तिगत लेवल पे है और सामूहिक लेवल पे है, उसमें जो है कि जितने भी क्षेत्र हैं उसमें कोशिश करें कि वो आगे बढ़े, उसमें विकास हो, ये बात यहाँ पे की गई है। ये भी कि अच्छा 9वां, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये भी क्या है, पनिशेबल ऑफेंस, अभी मैंने जो है कि आपको बताया है यहाँ पे। उसके बाद 10वां हो गया, 11 नंबर यहाँ पे बात करते हैं, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। ये आपका 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, और अगर ऐसा नहीं होता है, बच्चा आपके खिलाफ कंप्लेन कर देता है, तो आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, ये भी पनिशेबल ऑफेंस है। ये सारी चीजें यहाँ पे हो गई। ठीक है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव मौलिक कर्तव्य में निहित है। ये ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है कि निहित है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था, आपका फर्स्ट 7, 9 और 11 के उल्लंघन पे है ना, करने पे सजा का प्रावधान है, आपको सजा मिल सकती है, उसके आगे सजा लिखा हुआ है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये आपके मौलिक कर्तव्य क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब कोई एक चीज और बचा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका शेड्यूल्स, अनुसूचियां और उनसे संबंधित विषय। ठीक है, पहले तो मैं एक एक अनुसूचियों को आपको बताऊंगा, उसे एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। उसके बाद लास्ट में मैंने ट्रिक बना रखा है, उस ट्रिक के माध्यम से इस अनुसूचियों को आप झट से याद कर लेंगे। बहुत आसान सा ट्रिक है, बहुत सी आसान सा ट्रिक है, उसको आप याद करते हैं, बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा। और इससे अनुसूचियों से संबंधित जो है ना, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चंस आता ही आता है, पक्का आता है, श्योर आता है। यानी कि 1 नंबर जो है कि यहां से क्या हो जाएगा, आपको श्योरिटी उसमें जो है कि आपको मिल जाएगी, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अनुसूची फर्स्ट, शेड्यूल फर्स्ट में क्या दिया गया है, राज्य और राज्य क्षेत्र और यूटी के क्षेत्रों का जो है कि उल्लेख किया गया है। कहां पे किया गया है, अनुसूची 1 में शेड्यूल 1 में राज्य क्षेत्र और केंद्र क्षेत्र के बारे में जो है कि बारे में बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी अनुसूची की बात करें तो यहाँ पे वेतन भत्तों की बात की गई है, वेतन भत्ते व पेंशन की बात की गई है, सैलरी वेजेस की बात की गई है। कहाँ पे, अनुसूची जो है कि आपके 2 में बात की गई है। उसके बाद अनुसूची 3, यहाँ पे भारतीय संघ के कुछ प्रमुख पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। यानी ओथ से संबंधित जो आपका शेड्यूल आपका 3 है, शेड्यूल 3 में ओथ के बारे में बताया गया है, जो विभिन्न भारत के संविधान में जो प्रमुख संवैधानिक पद हैं, वो जो है कि किस तरह की शपथ लेंगे, उसका यहाँ पे प्रॉपर प्रारूप यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चौथी अनुसूची को देखते हैं, चौथी अनुसूची को देखते हैं। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी सीट का आवंटन की बात की गई, सीट की आवंटन की बात यहां पे की गई है।
ठीक है, तो चौथा में क्या दिया गया है कि जो लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं, सीटों की आवंटन की बात की गई है। तो सीटों की आवंटन की बात कहाँ पे की गई है? चौथी अनुसूची। राज्य सभा और लोकसभा में, यहाँ पे दोनों में की बात कीजिए कि सीटों के आवंटन की बात की गई है कि किस राज्य की कितनी सीटें होंगी, उसके बारे में लिखा गया है। कहाँ पे? अनुसूची आपके 4 में लिखा गया है। पांचवा का बात करते हैं, अनुसूची 5। अनुसूची 5 में देखा जाए तो अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण की बात। पूरे भारत में ट्राइबल्स एरिया को छोड़ करके जितने भी आपके एससी एसटी क्षेत्र हैं वहां पे जो है कि कैसा प्रशासन होगा, उसका नियंत्रण कैसे किया जाएगा, उसके बारे में प्रावधान कहाँ पे की गया है? 5वीं अनुसूची में की गई है। 6वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मणिपुर नहीं लिखा गया है, ये पूछा जाता है, यहाँ पे मणिपुर नहीं लिखा गया है। अब ये देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की बात की गई है। एससी एसटी जो भी ट्राइब्स हैं, सॉरी एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो भी हैं, उनके प्रशासन की बात की गई है। किसमें? 6ठी में की गई है। 7वीं में की गई है, 7वां अनुसूची 7वां में क्या है? तो अनुसूची 7वें में जो है कि राज्य और केंद्र सरकार और राज्य के बीच बहुत सारे शक्तियों का बंटवारा हुआ है। उन शक्तियों के बंटवारे का जो विषय है उसको सूचित किया गया है। इस तरीके की 3 सूचियां यहाँ पे पाई जाती हैं। 3 सूची जैसे आपके संघ सूची पाई जाती है, थोड़ा सा इसको अपडेट करना पड़ेगा। 3 सूचियां जो है कि पाई जाती हैं, है ना, 3 सूचियां पाई जाती हैं। संघ सूची 97 जो है कि विषय यहाँ पे दिए गए हैं। वर्तमान में आपके 98 है, जैसे आपका जो है कि रेडियो टेलीविजन से संबंधित, शेयर बाजार से संबंधित, डाक बचत घर, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, निगम कर, संघ सूची के ये प्रमुख जो है कि क्या है? विषय हैं। उसके बाद आपका जो है कि यूनियन लिस्ट है ये। उसके बाद राज्य सूची है। राज्य सूची में बहुत सारी बातें दी गई हैं। इसमें 66 विषय पहले थे, वर्तमान में आपके 59 विषय हैं, है ना। पुलिस हो गया, लोक जो है कि स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता होगी, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, कारागार, पंचायती राज, भूमि सुधार राज्य सूची का ये क्या है? प्रमुख विषय हैं। अब इसके अलावा जो है कि एक सूची और पाई जाती है, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट में देखें तो अप्रॉक्स जो है कि अभी पहले जो है कि 47 थे, वर्तमान में आपके 52 जो है कि इसमें क्या है? 52 इसमें सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपका आर्थिक नियोजन हो गया, आपराधिक मामले पे कानून हो गया, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन संबंधी जो है कि हो गया, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया संहिता, विवाह विच्छेदन, तलाक, गोद लेना समवर्ती सूची का क्या है? विषय है। ये सूची ऐसा है, देखिए राज्य सूची में जो भी विषय है, राज्य सूची के विषय पे सिर्फ जो संघ सूची का विषय है, पहले संघ सूची को देखते हैं। संघ सूची का विषय पे सिर्फ संघ यानी केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है। उस पे राज्य सरकार को कानून बनाने या उन्हें नियंत्रण करने का किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है। जबकि बात करते हैं आपकी स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची में जो भी सब्जेक्ट हैं उस पे सिर्फ जो है कि राज्य कानून बना सकता है। लेकिन अगर कोई मुद्दा ऐसा है जिसपे जो है कि कोई मुद्दा ऐसा है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, समस्या वहां पे है, तो अगर कई राज्य चाहे या राज्य सहमति दे तो उस पर अपना केंद्र सरकार ही मत व्यक्त कर सकता है। ठीक है। समवर्ती सूची ऐसा विषय है जिसपे राज्य भी जो है कानून बनाएगा और केंद्र सरकार भी कानून बनाएगी। लेकिन अगर टकराव की स्थिति आती है, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आती है ना, कि मान लीजिए कि जैसे आपका शिक्षा है, शिक्षा जैसे आपका समवर्ती सूची का भाग है, इस पे कोई प्रावधान बनाया गया, उस प्रावधान में जो है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के कानून में टकराव होने लगा, कौन लागू होगा, तो वहां पे केंद्र सरकार के कानून को वरीयता दिया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा भी बहुत सारे विषय जो जैसे नया डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, वैसे अलग अलग सेक्टर आ रहे हैं, तो उस पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? केंद्र सरकार के पास होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है।
8वीं अनुसूची में भाषा की बात की गई है। अब वर्तमान में संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। मूलतः संविधान में 14 भाषाएं थी, है ना। उसके बाद बहुत सारी जो है कि संविधान संशोधन हुए और उसके बाद जो है कि अलग अलग जो है कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कौन सी भाषा जोड़ी गई थी संविधान संशोधन द्वारा? सिंधी। कब जोड़ी गई थी? 21 संविधान संशोधन द्वारा पहली बार जो है कि यहाँ पे 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ऐसे देखेंगे 92 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को 91वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। वर्ष 2014 में देखेंगे तो मैथिली, डोंगरी, संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो 4 भाषाओं को 92 संविधान संशोधन द्वारा जो है कि जोड़ा गया था। तो अब यहाँ पे कितने? 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, 7 7 1 8 हो गए, 8 हो गए और 14 पहले थे, 22 हो गए। तो इस तरह से अलग अलग टाइम पे भाषाओं को जोड़ा गया है। यानी कि जो नवीनतम भाषा, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट, इस चीज को देखिए, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये इंपॉर्टेंट हो है ही, ठीक है, कि सबसे पहले कौन सी भाषा संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? सिंधी। कब जोड़ी गई थी? 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ी गई थी। उसके बाद 2004 में, ये भी जो है कि पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 2004 में नहीं जोड़ी गई थी? इस तरह का प्रश्न बनता है। तो ये भी याद रखिए कि संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची यहाँ पे बहुत बड़े जो है कि लेवल पे लिखा गया है, तो इसको उतना ध्यान नहीं देते। 9वीं सूची में सिर्फ इतना जानिए कि जब सरकार को अपने किसी प्रावधान को या किसी कानून को सुरक्षित रखना होता है, ज़्यादातर सुरक्षित रखना होता है, तो यहाँ पे जो है कि इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है। 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। यानी कि ये पहले नहीं था, पहले नहीं थी अनुसूची, और इसे जो है कि जोड़ा गया था, बाद में जो है जोड़ा गया था, बाद में जोड़ा गया था, है ना। पहले 8 ही थी, 8 के बाद देखें जो कि हम यहाँ पे 4 बाद में जोड़ी गई, 9वें, 10वां, 11वां और 12वां अनुसूची बाद में जोड़ी गई है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 284 अधिनियम है। ऐसे अधिनियम जिनको थोड़ा सा सरकार चाहती है कि थोड़ा सा हम प्राइवेसी के तौर पे रखें, उसे बहुत उसमें कोई कोट ताक झांक ना करे या बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत ना हो, तो यहाँ पे डाल दिया जाता है। सिर्फ इतना याद रखिएगा। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है बाद में, ठीक है। दल बदल अधिनियम, जैसा एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल अधिनियम कब लागू, किस में है आपका? 10वीं अनुसूची में है, और इसे 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में इसे क्या किया गया? संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 11वीं अनुसूची। इसमें 11वीं में क्या है? ग्राम पंचायत की बात की गई है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में इसे क्या किया गया है? जोड़ा गया है। इसमें पंचायती राज संबंधी कितने विषय हैं? 29। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि जो आपके ग्राम पंचायत जो है कि आपका अनुसूची है, उसमें कुल कितने विषय डाले गए हैं? तो 29 विषय डाले गए हैं। उसके बाद 12वीं अनुसूची देखेंगे। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है या नगर पंचायत से संबंधित है। इसमें कितने जो है कि कुल जो है इसमें 19 है, 18 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे 19 है, 19 विषय है। इसको कब जोड़ा गया है? 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जो है कि संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। ये प्रॉपर जो है कि यहाँ पे चीजें दी गई हैं। चलिए ठीक है, फटाफट आगे चलते हैं। हो गया। अब इसको याद रखने का तरीका, याद रखने के लिए ट्रिक यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो है कि बना रखा है। इसको बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है ना। देखिए, सॉस SC/ST LLL DGP NP। देखो इसको 1-2 बार याद रखो, एक दो बार दिमाग में लगाओगे ना, सॉस SC/ST। देखो ये याद करने वाली बात नहीं है।
सॉस मोबाइल में ऑलरेडी जो है कि आपका एक फीचर आता है, ये याद हो जाएगा। ACST याद रखने वाली बात नहीं है, LLL याद रखें, DGP याद रखने वाली चीज़ नहीं है, ये ऑलरेडी आपकी मेमोरी में फिट है, याद है आपको, ठीक है। NP जो है कि याद रखने वाली चीज़ है, इस पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा इस लाइन को, यानी कि सॉस ACST LLL DGP NP, इस तरीके से इसको याद रखेंगे। यानी कि S से क्या हो गया, स्टेट और यूटी की बात की गई है। S से सेकंड में, अब देखिए ये आपके अलग अलग, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा, एक चीज थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। की बात है, ठीक है। 1 मिनट, एक चीज एल छूट गया है। लिस्ट, ठीक है, लैंग्वेज, ठीक है, 8 तक। ये 9 नहीं है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, यहाँ पे L एक जो है कि छूट गया है, ठीक है, एक यहाँ पे L छूट गया है, ये 9 नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब ठीक है, अब ठीक है। यहाँ पे जो है कि एक मैं ऐड कर दूंगा बाद में, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, स्टेट और यूटी के बारे में बताया गया है। दूसरे S से सैलरी के बारे में, वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है ना। तीसरे से जो है कि शेड्यूल या आपके जो है कि अनुसूची में क्या, ओथ के बारे में बात की गई है, जो अलग अलग संवैधानिक पद हैं उसके ओथ के बारे में बात की गई है। उसके बाद चौथा S से यहाँ पे सीटों के बंटवारे की बात की गई है कि राज्यसभा लोकसभा में किस राज्य की कितनी सीटें होगी, इसके बंटवारे से संबंधित जो है कि आपका शेड्यूल कौन सा है, चौथा है। पांचवा SC ST से संबंधित, जो भारत के अलग अलग क्षेत्र में जो SC ST क्षेत्र हैं उनका जो है कि प्रशासन कैसे चलेगा, है ना, उसके बारे में जो है कि यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे 6 में क्या लिखा गया है, तो मणिपुर को छोड़ दीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को ले लीजिए, उससे संबंधित यानी कि नॉर्थ ईस्ट में जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनका प्रशासन कैसा होगा, वो कैसे चलाए जाएंगे, यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है। 7 में क्या है, लिस्टिंग की गई, लिस्ट दिया गया है, राज्य यानी कि सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात की गई है। उसके बाद आपका 8 में क्या क्या है, लैंग्वेज की बात की गई है, यानी कि इसमें 22 लैंग्वेज की बात की गई है। 9 में देखेंगे तो 9 जो है कि एक तरीके से केंद्र सरकार का ट्रेजर के रूप में काम करता है। यहाँ पे ऐसे जो है कि आपके प्रोविजन को यहाँ पे डाल दिया जाता है, एल से ऐसे लीगल जो है कि आपके क्या बोलते हैं, प्रोविजन को लीगल, यहाँ पे लीगल प्रोविजन होगा, यानी कि ऐसे कानूनी जो है कि अधिनियमों को डाल दिया जाता है जिसको सरकार थोड़ा सा सेंसिटिव समझती है, ठीक है। 10 में क्या गया है, डिफेक्शन लॉ के बारे में बात की गई है, यानी दल बदल कानून के बारे में बात की गई है। उसके बाद जीपी यानी ग्राम पंचायत की बात की गई है, एनपी यानी नगर पंचायत की बात की गई है। इस तरीके से ये सारा काम किया गया है, ठीक है, हो गया। तो ये यहाँ तक जो है कि कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे जो हम देखेंगे, अब एक एक सेक्शन के रूप में देखेंगे, है ना, इससे एक एक सेक्शन के रूप में देखेंगे। अभी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पे हम एक एक सेक्शन के रूप में देखेंगे। जैसे संघ सरकार यानी केंद्र सरकार के बारे में देखेंगे, राज्य सरकार के बारे में देखेंगे, राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, निर्वाचन आयोग के बारे में देखेंगे, जुडिशरी के बारे में देखेंगे। अब इस तरीके से एक एक करके कुछ 5-7 टॉपिक और हैं जिनको फटाफट हम लोग निपटाते हुए चले जाएंगे, और उसमें सिर्फ ऐसे ही स्टेटमेंट रखेंगे जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, जो सीधे सीधे आपको सीटेट के एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में मिल जाए, किसी तरह के कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।